हालात के कदमों पे कभी सिकंदर नहीं गिरा करते, टूट भी जाएं तारे तो जमी पे नहीं गिरा करते। सैकड़ों दरिया गिरते हैं समंदर में कहीं जाकर, कभी किसी दरिया में समंदर नहीं गिरा करते। प्रिय मित्रों, मैं कुमार आनंद और आप हैं लक्ष्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का मैं अभिवादन, अभिनंदन, सत्कार और स्वागत करता हूं मेवाड़ सिरमौर लक्ष्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान जो दौर है प्रतियोगिता का दौर है, और प्रतियोगिता के इस दौर में अपने आप को कायनात में कायम लिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण महती जो आवश्यकता है वह आवश्यकता है किसी भी टॉपिक के अंतर्गत बेहतरीन से अच्छे तरीके से कमांड अगर हमारी होगी तो हम प्रतियोगी परीक्षा में अपने आप को अच्छे तरीके से स्थापित कर पाएंगे। प्रिय मित्रों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हम जिस विषय के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं वह विषय जीरो लेवल से लेकर और स्टैंडर्ड लेवल तक कोई भी कंपटीशन है उस कंपटीशन में अपना विशेष रोल रखती है। प्रिय मित्रों, आज हम बात करते हैं पूरी प्रकृति, पूरी कायनात सिर्फ एक ही चीज पर आधारित है और वह चीज है शब्द। किसी ने कहा भी है कि शब्दों से फतेह, शब्दों से शिकस्त, ये शब्द सिकंदर जबरदस्त। मित्रों, हम शब्दों के इसी खेल में, शब्दों की इसी कड़ी में, शब्दों के इसी समागम में हम शब्द योजना की बात करते हैं और शब्द योजना से जुड़ा हुआ जो एक विषय है वह विषय हमारे सामने है। जैसा कि वर्तमान दौर है, वर्तमान दौर में सबसे ज्यादा कड़ी अगर कोई विशेष कड़ी है तो वह है शब्दों का समागम। अगर कोई नेता भी अपना नेतृत्व करता है तो उसके नेतृत्व के लिए उसको जो आवश्यकता होती है वह उसके शब्दों के बेहतरीन समागम की आवश्यकता होती है। एक जो वकील होता है, वकील को अच्छे से पता होता है कि कटघरे में जो आदमी खड़ा है बेगुनाह है, लेकिन वकील अपने शब्दों का प्रयोग करता है और उस बेगुनाह आदमी को सजा दिलवा देता है। तो प्रिय मित्रों, प्रकृति में सबसे जो आधार, वजूद और स्तंभ रखता है वह है शब्दों का खेल। तो शब्दों की इसी कड़ी में हम जिस चीज की चर्चा करने जा रहे हैं वह है शब्दों का खेल। और शब्दों के खेल में जो हमारा एक महत्वपूर्ण विषय है वह विषय है प्रिय मित्रों लॉजिकल एबिलिटी। लॉजिकल एबिलिटी, इस लॉजिकल एबिलिटी के लिए जिस शब्द का अपन प्रयोग करते हैं उस शब्द को अपन कह सकते हैं तार्किक योग्यता। तार्किक योग्यता, तार्किक योग्यता के संदर्भ में तार्किक शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, तार्किक का शाब्दिक अर्थ होता है तर्क। प्रिय मित्रों, तार्किक का शाब्दिक अर्थ होता है तर्क और तर्क का शाब्दिक अर्थ होता है वास्तविक, और वास्तविक को हम कह सकते हैं सत्यता। ये सभी जो स्थितियां होती हैं सत्यता पर आधारित होती हैं और इट्स गेम ऑफ वर्ड, शब्दों का खेल। प्रिय मित्रों, शब्दों के इस खेल के अंतर्गत पूरी जो कड़ी है वह केवल शब्दों पर डिपेंड करती है। अब शब्दों की इस कड़ी में हमारा जो विषय है वह है लॉजिकल एबिलिटी, तार्किक योग्यता, जो कि कंपटीशन में अपना विशेष स्थान रखता है, महत्व रखता है। वर्तमान जो दौर है, वर्तमान दौर में राजस्थान पुलिस से लेकर और बड़े लेवल के अपन किसी भी एग्जाम की बात करें तो उसमें यह बेहतरीन तरीके से अपना रोल अदा करता है। तो प्रिय मित्रों, आज हम बात करते हैं इसके अंतर्गत कुछ शब्द, जिन शब्दों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों में कुछ शब्द हैं जैसे कि लेकिन, किंतु, परंतु, और, जो कि, जबकि, केवल, मात्र, ओनली, से बड़ा, से छोटा, के बराबर, उतना ही बड़ा, जितना बड़ा की, मध्य वाला, बीच वाला, पड़ोसी, के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के बाएं, के दाएं। इन शब्दों का सही समागम और सही स्थिति अगर हमको पता है तो प्रिय मित्रों, कंपटीशन के अंतर्गत, आपकी परीक्षा के अंतर्गत, आपके परीक्षा हॉल के अंतर्गत आपसे ऐसे कई सवाल हैं जिन सवालों में आपसे गलतियां, त्रुटियां नहीं होंगी। और प्रिय मित्रों, यदि एग्जाम हॉल में हमारे सभी क्वेश्चन सही जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि अपन प्रतियोगिता को टॉप कर रहे हैं, क्रैक कर रहे हैं, जीत रहे हैं। और यह प्रकृति वर्तमान में सिर्फ एक व्यक्ति को पूछती है जो विजेता है, और विजेता कौन है? वही यहां पर अपना स्तंभ और वजूद बना के खड़ा है। तो प्रिय मित्रों, जिन शब्दों की अपन बात कर रहे हैं उन शब्दों का समागम अगर अपन लिखें तो उन शब्दों को यहां पे इस प्रकार से लिखा गया है। शब्दों में सबसे पहले अपन लिखेंगे जैसे कि यहां पे है लेकिन। ये शब्द होते हैं जो रीजनिंग के एक नहीं हर टॉपिक में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे कि अपन बात करें वर्णमाला, कोडिंग डिकोडिंग, श्रृंखला, सादृश्यता, वर्गीकरण, लुप्त संख्याओं को भरना, बैठक व्यवस्थीकरण,
क्रम व्यवस्थीकरण, उसके अलावा पहेली परीक्षण, उसके आगे जो टॉपिक है डायरेक्शन, कैलेंडर, हर टॉपिक में इस शब्द समागम की हमको महत्वाकांक्षा से आवश्यकता होती है, बेहतरीन तरीके से आवश्यकता होती है और हमें इनको समझना परम आवश्यक होता है। तो प्रिय मित्रों, जिन शब्दों की मैं बात कर रहा हूं वो शब्द कौन कौन हैं, जरा गौर कीजिएगा और ध्यान से समझेंगे। तो शब्द है हमारे लेकिन, किंतु, परंतु और, लेकिन, किंतु, परंतु और, उसके बाद में है जो कि, जबकि, केवल, मात्र, ओनली, ये शब्द समागम है और यह शब्द में होते हैं जैसे कि राम श्याम से बड़ा है लेकिन रघु से छोटा है, राम श्याम से बड़ा है जो कि रघु से छोटा है। तो ये शब्दों का समागम है और शब्दों की स्थिति है और शब्दों की स्थिति को समझना परम आवश्यक है। तो प्रिय मित्रों, हमारे शब्द हैं लेकिन, किंतु, परंतु और, जो कि, जबकि, केवल, मात्र, ओनली, से बड़ा, से छोटा, के बराबर, के बराबर, उतना ही बड़ा, उतना ही बड़ा, जितना बड़ा की, उतना ही बड़ा, जितना बड़ा की, मध्य वाला, बीच वाला, या एक शब्द आता है पड़ोसी। इन शब्दों का यदि वास्तविक ज्ञान प्रतियोगी को पता है तो प्रतियोगी एग्जाम हॉल में अपने आप को बेहतरीन तरीके से स्थापित करेगा। और हम कितनी ही मेहनत कर लें, हमसे लास्ट में सिर्फ एक बात पूछी जाती है कि प्रिय विद्यार्थी परिणाम कैसा रहा। अगर परिणाम आपका पराक्रमी है तो आप विजेता हैं और परिणाम अगर आपका पराक्रमी नहीं है तो आप विजेता नहीं हैं। तो इस कायनात में अपने आप को कायम करने के लिए सबसे बड़ी अगर कोई चीज है तो वह आपका जुनून, आपका समर्पण, आपकी श्रद्धा, लक्ष्य के प्रति आपकी एकाग्रता। किसी ने कहा भी है कि मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमात नहीं देखा करते, मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमात नहीं देखा करते और जिन्हें ललक है पाने की दिन रात नहीं देखा करते। जो समर्पित होकर अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र है प्रिय मित्रों, वह अपने आप को कायम कर देता है, अपने आप को दुनिया के मानचित्र पर, कायनात पर कायम के रूप में लिख देता है। प्रिय प्रतियोगियों, हम जिन शब्दों की बात कर रहे हैं, जिस शब्द समागम की बात कर रहे हैं, वह शब्द समागम हमारी प्रतियोगी में, हमारी प्रतियोगिता में विशेष स्थान रखता है। और इस शब्द समागम का जो अस्तित्व है वह है लेकिन, किंतु, परंतु और, जो कि, जबकि, केवल, मात्र, ओनली, से बड़ा, से छोटा, के बराबर, उतना ही बड़ा, जितना बड़ा की, मध्य वाला, बीच वाला, पड़ोसी। इसके अलावा कुछ शब्द और भी हैं, के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के बाएं, के दाएं। ये सारी स्थितियां अगर हम स्पष्ट कर लेते हैं प्रिय प्रतियोगी, प्रिय विद्यार्थी, तो हम अपने आप को बेहतरीन तरीके से एग्जाम हॉल में लिख पाते हैं। अब इन शब्दों के समागम को समझने के लिए, जैसे कि हर टॉपिक है, उस टॉपिक में इन शब्दों का समागम काम में आता है। तो इस शब्दों के समागम को समझने के लिए शब्दों के हर शब्द का अर्थ हमको समझना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये जो पूरा टॉपिक है, ये जो पूरी विषय वस्तु है, इट्स गेम ऑफ वर्ड, यह पूरा शब्दों का खेल है। और शब्दों के खेल को आप जितना प्रभावी रूप से लिख लेते हैं, आप अपने आप को वहीं पर कायम लिख देते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं प्रिय मित्रों, सबसे पहले यहां पे शब्द समागम में, शब्दों की स्थिति में पहले शब्द आते हैं लेकिन, किंतु और परंतु। लेकिन, किंतु, परंतु और एक शब्द है प्रिय विद्यार्थी और। ये जो शब्द हैं किसी भी सवाल के अंतर्गत उसकी व्यवस्था को सुनियोजित कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। और अगर इसको अपन बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं तो अपने आप को स्थापित रूप में लिख पाते हैं। तो यहां पे शब्द हैं लेकिन, किंतु, परंतु और। अब इनको समझने के लिए सबसे जो प्रथम बिंदु है, जैसे कि उसने हमको लिखा कि ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। प्रिय मित्रों कृपया ध्यान दें, ए बी से बड़ा है।
ये लाइन जिन सवालों में आती हैं, जिन विद्यार्थियों को सवाल अच्छे से आता है, उनका सवाल भी इसके अंतर्गत गलत हो जाता है। तो प्रिय प्रतियोगी ध्यान से देखेंगे, ए बी से बड़ा है लेकिन ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। तो यहां पर हमको इनकी स्थिति सुनियोजित करनी है, स्पष्ट करनी है और बेहतरीन तरीके से लिखनी है। तो प्रथम जो शब्द का प्रयोग अपन कर रहे हैं प्रिय मित्रों, वह शब्द है लेकिन, किंतु, परंतु और। लेकिन, किंतु, परंतु और। ये शब्द जब प्रयोग यहां लिए जाते हैं तो ये कह रहा है ए बी से बड़ा है। ए बी से बड़ा है तो हमने लिखा ए बी से बड़ा है। तो बड़ा कौन है? ए। किससे बड़ा है? बी से। तो छोटा कौन होगा? बी। किससे छोटा होगा? ए से। तो दोनों की स्थिति हमको यहां पर स्पष्ट हो पा रही है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। लेकिन आगे उसने हमसे कहा लेकिन सी से छोटा है। यहां पे जो लेकिन शब्द है प्रिय प्रतियोगी, प्रिय मित्रों, यह लेकिन शब्द किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है, इस जगह पर अपन कंफ्यूज रहते हैं और हमें यही स्पष्ट करना है कि यह किसके लिए प्रयोग लिया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थी, यहां पर जो लेकिन शब्द है, यह शब्द फर्स्ट पर्सन के लिए प्रयोग में लिया जाएगा। और यहां पर फर्स्ट पर्सन कौन है? तो यहां पर फर्स्ट पर्सन है ए। यहां पर फर्स्ट पर्सन कौन है? ए। तो इसने हमसे कहा ए बी से बड़ा है। तो ए बी से बड़ा है लेकिन शब्द किसके लिए? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन कौन है? ए। लेकिन सी से छोटा है। तो प्रिय प्रतियोगी, सी से छोटा कौन है? सी से छोटा है ए और ए से छोटा कौन है? बी। तो यहां पर सबसे छोटा कौन होगा? बी। सबसे बड़ा कौन होगा? सी। मध्य वाला कौन होगा? ए। बीच वाला कौन होगा? ए। तो हमें यह समझना है शब्दों के समागम को, शब्दों के इस खेल को, शब्दों की क्रिया प्रतिक्रिया को, और जितना बेहतरीन तरीके से अपन शब्दों की क्रिया प्रतिक्रिया को समझ पाएंगे, अपन अपने आप को उतने ही बेहतरीन तरीके से स्थापित कर पाएंगे। तो पहला हमारा जो यहाँ पर अल्फाबेट है, पहला जो हमारा वर्ण का समागम है, पहली जो जानकारी है वो ये है प्रिय प्रतियोगी कि ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। तो हमने इसको स्थापित कर दिया कि ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। तो किसके लिए प्रयोग किया गया है? ए के लिए। तो यहां पर सबसे बड़ा कौन है? सी। मध्य वाला कौन है? ए। बीच वाला कौन है? ए। सबसे छोटा कौन है? बी। तो लेकिन शब्द भी किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी हमको स्पष्ट देता है और प्रिय प्रतियोगी यह फर्स्ट पर्सन के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो हम प्रथम शब्दों के खेल में जो पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं लेकिन, किंतु, परंतु और। उसके बाद में द्वितीय बिंदु पर अगर यहां पर आता है तो सेकंड स्थिति में आता है प्रिय प्रतियोगी जो कि, जबकि, जो कि, जबकि। यह भी हमारे जो टॉपिक हैं उनके अंतर्गत विशेष रूप से सवाल आते हैं, जो कि, जबकि। जैसे कहेगा रघु राम से बड़ा है, जो कि, तो हमको यह भी समझना होगा कि किस प्रकार से यह अपने आप को स्पष्ट करता है। तो शब्द है जो कि, जबकि, जो कि, जबकि। तो जो कि, जबकि को कैसे समझना है यह भी हमें देखना है। जैसे उसने हमको लिखा कि ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है जो कि, ए बी से बड़ा है जो कि सी से छोटा है। तो प्रिय प्रतियोगी, इसने हमसे कहा है ए बी से बड़ा है जो कि सी से छोटा है। तो यहां पर अपना जो ए है किससे बड़ा है? बी से बड़ा है, जो कि कौन? जो कि शब्द। तो यहां पे पहले जो शब्द था वह शब्द था लेकिन, और यहां पे शब्द है जो कि। तो जो कि शब्द के लिए कहा जाता है प्रिय मित्रों कि जो कि शब्द पास वाले व्यक्ति के लिए उपयोग में लिया जाता है। पास वाले का शाब्दिक अर्थ यहाँ पे हो रहा है सेकंड पर्सन। पास वाले का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर हो रहा है प्रिय मित्रों सेकंड पर्सन। तो यहाँ पर हमने दो शब्द विस्तार को पढ़ा। पहला था लेकिन, किंतु, परंतु और दूसरा है जो कि, जबकि। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है ए बी से बड़ा है जो कि सी से छोटा है। तो इसको जब अपन यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी से बड़ा है, तो ए बी से बड़ा है, ये इसकी पहली स्थिति हो गई।
ए बी से बड़ा है, जो कि, तो जो कि शब्द किसके लिए आ रहा है, सेकंड पर्सन। और प्रिय प्रतियोगी, प्रिय विद्यार्थी, यहां पर सेकंड पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन यहां पर है ए बी से बड़ा है। तो बड़ा कौन है, ए, किससे बड़ा है, बी से। छोटा कौन है, बी, किससे छोटा है, ए से। तो हमें छोटे बड़े की जो स्थिति है, क्रमांकिक स्थिति है, वो हमें बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसे कहते हैं शब्दों का खेल। और शब्दों के समागम में यदि किसी भी प्रकार की छोटी सी त्रुटि हो जाती है तो पूरा सवाल हमारा गलत हो जाता है। तो ये हमसे कह रहा है ए बी से बड़ा है, जो कि सी से छोटा है। तो यहां पर अपन लिखते हैं ए बी से बड़ा है, जो कि, तो जो कि कौन है, बी। बी किससे छोटा है, सी से छोटा है। ए बी से बड़ा है, जो कि सी से छोटा है। तो यहां पर दो स्थिति हमारे सामने आ गई। इसके कहने का मतलब यह है कि जो बी है ए से भी छोटा है और जो बी है सी से भी छोटा है, यानी कि दोनों से बी क्या है, छोटा। तो इसमें अगर हमसे जानकारी स्पष्ट करवाएगा तो हम यह लिख सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा कौन है यह हम नहीं कह सकते। प्रिय मित्रों, यहां पर कुछ जानकारी के अंतर्गत जानकारियां अधूरी दी जाएंगी, और जब हमें जानकारी अधूरी दी जाती है तो उसका स्पष्ट आंसर भी अपन स्थापित नहीं कर पाते हैं। यदि हमसे पूछ लिया जाता है यहां पर सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा अपन ये नहीं कह सकते कि ए ही होगा, और हम ये भी नहीं कह सकते कि सी ही होगा, लेकिन ये कह सकते हैं ए या सी में से कोई एक बड़ा होगा। उसी प्रकार से सबसे छोटा कौन है, तो यहां पर अपन स्पष्ट कर सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है प्रिय विद्यार्थी बी। जैसे कि जानकारी आपके सामने है, हमने शब्दों के समागम में दो शब्दों का विस्तार पढ़ा। पहला शब्द था लेकिन, किंतु, परंतु, और दूसरा था जो कि, जबकि, जो कि, जबकि। ये जो शब्द हैं, ये शब्द अपने आप में सभी सवालों को स्थापित करते हैं, और आप एग्जाम हॉल में अपने आप को बेहतरीन तरीके से सवालों के साथ आंसर दे पाते हैं। तीसरी यहां पे जो स्थिति आती है, इससे अगली वाली वो स्थिति आती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, स्थिति इस प्रकार से है, लेकिन, किंतु, परंतु, और, जो कि, जबकि, केवल, मात्र, ओनली, से बड़ा, से छोटा, के बराबर, उतना ही बड़ा, जितना बड़ा की, मध्य वाला, बीच वाला, पड़ोसी, के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के बाएं, के दाएं। ये शब्दों की एक ऐसी स्पष्ट स्थिति है, इसको समझने के बाद प्रतियोगी बेहतरीन तरीके से इन चीजों को लिख पाता है। और प्रिय मित्रों, ये जो शब्द का समागम है, ये शब्द का समागम हमें एग्जाम में बेहतरीन बढ़त दिलाता है, क्योंकि शब्दों के इन जानकारी के अभाव में हमारे जो क्वेश्चन हैं, हमारे जो सवाल हैं, वो गलत होते हैं, और सवालों के गलत होने का मतलब है कि हम एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा, शब्दों के इस समागम में तीसरी जो स्थिति आती है प्रिय प्रतियोगी, वह तीसरी स्थिति यहां पर आती है, अगली स्थिति आती है केवल, मात्र, ओनली। ये जो केवल, मात्र, ओनली वाली स्थिति है, यह भी किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी हमको स्पष्ट कर देती है। केवल, मात्र, ओनली, केवल, मात्र, ओनली। केवल का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष की, किसी समूह में से किसी एक व्यक्ति विशेष की यह पूरी जानकारी स्पष्ट कर देती है। केवल, मात्र, ओनली। केवल, मात्र, ओनली के अंतर्गत अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। प्रिय मित्रों, हमारा एग्जाम्पल है कि जैसे 5 मित्र हैं, और 5 मित्र हैं ए, बी, सी, डी और ई। ये 5 मित्र हैं, और इन 5 मित्रों की जानकारी हमको दी जा रही है। इस जानकारी को अपन को देखना है किस प्रकार से जानकारी हमको दी जा रही है। तो प्रिय मित्रों, जानकारी है केवल, मात्र, ओनली। केवल, मात्र, ओनली के समागम में वो हमसे प्रथम जानकारी हमको देता है कि 5 मित्र हैं, और ये हैं ए, बी, सी, डी, ई। ये जो 5 मित्र हैं, इसमें उसने हमसे कहा पहली जानकारी में कि ए केवल डी से बड़ा है। ए केवल डी से बड़ा है, ये इसकी पहली जानकारी है प्रिय मित्रों। और जानकारी को हमको बिल्कुल स्पष्ट कर लेना है, क्योंकि जितनी शानदार हमारी जानकारी होगी उतना बेहतरीन हमारा आंसर होगा। तो प्रिय मित्रों, ध्यान से देखेंगे, हम पढ़ रहे हैं शब्दों का समागम, जो कि रीजनिंग के हर टॉपिक में काम आता है, इंपॉर्टेंट है, विशेष है,
और विशेष जानकारी हमको होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रतियोगी को जितनी विशेष जानकारी परीक्षा के संदर्भ में होगी वह अपने आप को उतने ही अच्छे तरीके से एग्जाम हॉल में लिख पाएगा। तो चलो बात करते हैं, ए केवल डी से बड़ा है, यह इन 5 व्यक्तियों के संदर्भ में जानकारी है और हमको स्पष्ट करना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि केवल मात्र ओनली जो शब्द होता है, यह शब्द किसी समूह विशेष में से, केवल मात्र ओनली जो शब्द होता है यह किसी समूह विशेष में से किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी हमें स्पष्ट कर देता है। और जब समूह मात्र में से किसी एक व्यक्ति विशेष की जानकारी स्पष्ट होती है तो उसके साथ साथ अन्य व्यक्तियों की जानकारी भी स्पष्ट होने लगती है। जैसा कि आपके सामने है, ए केवल डी से बड़ा है, तो ए केवल डी से बड़ा है तो हमने यहां पर लिख दिया कि ए केवल डी से बड़ा है। व्यक्ति है 5 और 5 में से यहाँ पे 2 व्यक्तियों की जानकारी हमको मिल चुकी है कि ए केवल डी से बड़ा है। इसका मतलब क्या है, ए बाकी सब लोगों से क्या है, छोटा है। तो ए केवल डी से बड़ा है। और दूसरी जानकारी इसके अंतर्गत दी गई प्रिय मित्रों, दूसरी जानकारी लिखी गई कि ई केवल बी से छोटा है, ई केवल बी से छोटा है, ई केवल बी से छोटा है। यह इसके अंतर्गत दूसरी जानकारी है। अब यह दूसरी जानकारी और पहली जानकारी, जब ये दोनों जानकारी मिलती हैं तो इन 5 व्यक्तियों की जानकारी पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है और हमें इनकी जानकारियों को स्पष्ट ही करना है। यही हमारा मूलतः उद्देश्य है। तो उसने हमसे पहले कहा ए केवल डी से बड़ा है, व्यक्ति कितने हैं 5, और इन 5 व्यक्तियों में ए केवल किससे बड़ा है, डी से। तो इसका शाब्दिक अर्थ यह है प्रिय मित्रों कि ए बाकी के सभी मित्र हैं उनसे छोटा होगा और ए से छोटा कौन है, डी। तो इन 5 मित्रों में सबसे जो छोटा है वह डी है और डी से जो बड़ा है वह ए है और बाकी सब जो हैं इनसे बड़े हैं। तो यहाँ पर हमें नीचे से छोटे कौन कौन से मित्र हैं आयु में, उनका क्रम हमें पता लग रहा है। दूसरी जानकारी है ई केवल बी से छोटा है, तो जो ई है यह केवल बी से छोटा है। ये दूसरी जानकारी है, ये पहली जानकारी थी। और दूसरी है ई केवल बी से छोटा है, ई केवल बी से क्या है, छोटा। इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि ई केवल बी से छोटा है तो बाकी के जितने भी मित्र हैं उन मित्रों से ई क्या होगा, बड़ा होगा। प्रिय मित्रों, ये शब्दों का खेल है और शब्दों की कार्य योजना का हमें समझना परम आवश्यक है। तो शब्दों की इस कार्य योजना में हमने यह मालूम किया कि यहाँ पर 5 व्यक्तियों की जानकारी दी गई है और 5 व्यक्तियों की जानकारी के अंतर्गत यहाँ पे हमें प्रथम 2 व्यक्तियों की जानकारी दी गई और उसके बाद द्वितीय 2 व्यक्तियों की जानकारी दी गई। उनके छोटे बड़े का क्रम, आयु में छोटे बड़े का क्रम हमारे सामने रख दिया गया है। प्रिय मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि केवल मात्र ओनली जो शब्द होते हैं ये किसी समूह विशेष में किसी एक व्यक्ति की जानकारी को स्पष्ट कर देते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की जानकारी जुड़ती है तो जानकारी का पूरा जो क्रम है उसको अपन लिख पाते हैं। जैसे कि यदि मैं किसी व्यक्ति से आयु में बड़ा हूं तो कॉमन सेंस वाली बात है वह मुझसे छोटा होगा। अगर मैं किसी व्यक्ति के आगे खड़ा हूं तो वह मेरे पीछे खड़ा है। अगर कोई व्यक्ति मेरे बाईं ओर है तो मैं उसके दाईं ओर हूं। यदि कोई व्यक्ति मेरे ऊपर है तो मैं उसके नीचे हूं। यह एक कार्य योजना है जिसे कॉमन सेंस वाली कार्य योजना भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर इस कॉमन सेंस वाली बात में हम जिस जानकारी को पढ़ रहे हैं प्रिय मित्रों, वह जानकारी है केवल मात्र ओनली। तो केवल मात्र ओनली की श्रृंखला के अंतर्गत जो हमें यहाँ पर समझना है वह ये है कि केवल शब्द किसी समूह विशेष के अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी को स्पष्ट कर देता है और हमें वह स्पष्ट जानकारी ही समझनी है। तो प्रिय प्रतियोगी, प्रिय विद्यार्थियों, ए केवल डी से बड़ा है, व्यक्ति पूरे 5 हैं तो ए केवल डी से बड़ा है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ए केवल डी से बड़ा है, इसका मतलब बाकी सबसे ए क्या है, छोटा। तो सबसे छोटा कौन है, डी है। उसी प्रकार से दूसरी जानकारी उसने हमको दी कि ई केवल बी से छोटा है, पूरे व्यक्ति 5 हैं। इन 5 व्यक्तियों में नीचे से जो छोटे हैं उनका पता लग गया है। आगे वो हमसे कह रहा है कि ई केवल बी से छोटा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ई केवल बी से छोटा है। तो ई केवल बी से छोटा है, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रिय मित्रों, ई बाकी के सभी मित्रों से क्या है, बड़ा है।
तो इन दोनों जानकारियों को जब अपन मिलाते हैं तो हमें इन पांचों मित्रों की स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हो गया बी, उससे छोटा कौन है ई, उसके आगे कौन है ये हमें पता नहीं है, लेकिन सबसे छोटे कौन है, तो सबसे छोटे के क्रम में सबसे पहले आएगा डी और डी से बड़ा है ए। इन पूरे पांचों मित्रों की जानकारी में हमें यह पता लग चुका है कि सबसे बड़ा कौन है बी, सबसे छोटा कौन है डी, डी से बड़ा कौन है ए और बी से छोटा कौन है ई। तो अब जो पांचों व्यक्ति आने वाला है ना तो इससे छोटा हो सकता है और ना इससे बड़ा हो सकता है, तो वह व्यक्ति इन दोनों और इन दोनों यानी बड़े से और छोटे से के मध्य में आने वाला है। तो मध्य वाला व्यक्ति कौन होगा, तो ए बी डी ई, तो यहां पे आएगा सी। तो प्रिय मित्रों, मैं आपको पुनः स्पष्ट कर दूं कि केवल मात्र ओनली जो शब्द है यह किसी समूह विशेष में किसी एक व्यक्ति विशेष की जानकारी को स्पष्ट कर देता है और हमें उसी जानकारी को समझना है। तो यहां पर कार्य योजना के अंतर्गत इट्स गेम ऑफ वर्ड, शब्दों का खेल, इस योजना के अंतर्गत मैंने आपको 3 जानकारी दी। पहली जानकारी दी लेकिन, किंतु, परंतु और दूसरी जानकारी मैंने आपको दी जो कि, जबकि, और तीसरी जानकारी मैंने आपको दी केवल, मात्र, ओनली। प्रिय प्रतियोगी, एक बार दोबारा इस चीज को रिपीट करेंगे। केवल, मात्र, ओनली शब्द जब किसी समूह के अंतर्गत आता है तो समूह के अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी हमें स्पष्ट कर देता है और हमें यहां पर जानकारी स्पष्ट ही करनी है। तो यहां पर हमने 3 शब्दों का खेल का जो भाव है ये पढ़ा है। तो पहली जानकारी थी लेकिन, किंतु, परंतु, और दूसरी जानकारी थी जो कि, जबकि, और तीसरी जानकारी है केवल, मात्र, ओनली। अब इसके बाद में अगली जो जानकारी आती है प्रिय प्रतियोगी, अगली जानकारी इसके अंतर्गत जो आती है केवल, मात्र, ओनली के बाद वह जानकारी आती है चौथे नंबर की जानकारी, जिसे अपन कह सकते हैं मध्य वाला, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बीच वाला, मध्य वाला, बीच वाला, या इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं पड़ोसी। और यह जानकारी हमको समझ में आनी चाहिए। प्रिय मित्रों, अगली जो हमारी जानकारी है वह जानकारी है मध्य वाला, बीच वाला या पड़ोसी। किसी ने कहा है और बड़े जबरदस्त कमाल की बात कही है कि आता भी रहे चलने का मजा, मंजिल का जरा एहसास भी हो, आता भी रहे चलने का मजा, मंजिल का जरा एहसास भी हो, कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, पीता भी रहूं और प्यास भी हो, मिट जाए मेरी हस्ती के निशा, मौजूद जहां में सारा रहूं, मैं उसका नजारा देखा करूं, कुछ दूर भी हो कुछ पास भी हो, कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, पीता भी रहूं और प्यास भी हो। तो ध्यान से देखेंगे सब मित्रों, अपन बात कर रहे हैं मध्य वाला, बीच वाला या पड़ोसी शब्द समागम के अंतर्गत। तो मध्य वाला, बीच वाला, पड़ोसी, यह जो शब्द समागम है यह भी हमको कुछ जानकारी सटीक रूप से प्रभावित करता है और हमें बताता है। जैसे उसने अपन से कहा कि ए मध्य में है, ए मध्य में है बी और सी के, ए मध्य में है बी और सी के। यहां पर जो उसने हमको जानकारी दी है वो जानकारी ये है कि ए मध्य में है बी और सी के। तो ये हमको समझना है कि ए बी और सी के मध्य में है, तो अपन लिख देंगे कि ए मध्य में है बी और सी के। लेकिन प्रिय मित्रों, यहाँ पर जो दोनों जानकारी हैं वह सटीक है। पहली जानकारी तो ये कि ए मध्य में है बी और सी के, और दूसरी जानकारी है यहाँ पर कि ए मध्य में है बी और सी के। तो यहाँ पर जो ए है वह तो मध्य में है, लेकिन बी और सी का क्या यहाँ पे स्थिति है, किस प्रकार की स्थिति है, ये अपन यहाँ पर स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो यहाँ पर स्थिति दूसरे प्रकार से स्पष्ट होगी। उसने कहा है ए मध्य में है बी और सी के, तो ए को हमने मध्य में लिख दिया। यह तो स्पष्ट है कि मध्य वाला कौन है, ए, बीच वाला कौन है, ए, दोनों का पड़ोसी कौन है, ए। लेकिन अगर हमसे पूछे कि ए के बाएं कौन है
और ए के दाएं कौन है, तो यहाँ पर ए के बाएं अगर पूछे तो ए के बाएं बी भी हो सकता है, और ए के बाएं पूछे तो ए के बाएं सी भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन स्पष्ट तौर पे हम नहीं कह सकते कि इन दोनों के मध्य, इन दोनों के इसके बाएं बी ही होगा, या ये भी नहीं कह सकते कि ए के बाएं सी ही होगा, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो हमको ध्यान रखनी है वह रखनी है, जो आंसर हमको देना है वह आंसर देना है ऑप्शन के आधार पर। तो यह स्थिति यहाँ पर हो गई, जिसको अपन कह सकते हैं मध्य वाला, बीच वाला या पड़ोसी। तो हमने इसके अंतर्गत शब्दों के इस खेल में, शब्दों की स्थिति में हमने 4 जानकारी आपके सामने पढ़ी हैं। पहली जानकारी थी लेकिन, किंतु, परंतु और। दूसरी जानकारी थी जो कि, जबकि। तीसरी जानकारी थी केवल, मात्र, ओनली। और चौथी जानकारी है मध्य वाला, बीच वाला या पड़ोसी। ये हमारा शब्द समागम है, और शब्द समागम में शब्दों की स्थिति को यदि अपन परफेक्ट तरीके से क्लियर कर लेते हैं तो हमें किसी प्रकार की समस्या से सामना नहीं करना पड़ता है, और एग्जाम हॉल के अंतर्गत हम बेहतरीन तरीके से अपने सवालों का हल कर पाते हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ पर हमने 4 जानकारी पढ़ी हैं, मध्य वाला, बीच वाला, पड़ोसी। चौथी जानकारी स्पष्ट होती है। उसके बाद अगली जो जानकारी आती है वह जानकारी आती है 5वें नंबर पर, और वह जानकारी है उतना ही बड़ा। उतना ही बड़ा, यह जो स्थिति है उतना ही बड़ा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बराबर। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बराबर, उतना ही बड़ा, उतना ही बड़ा। इसके अंतर्गत अपन देखते हैं उतना ही बड़ा, जैसे उसने किसी भी शब्द के लिए प्रयोग किया कि राम उतना ही, राम उतना ही बड़ा है, राम उतना ही बड़ा है जितना बड़ा की शाम है। तो राम उतना ही बड़ा है जितना बड़ा की शाम है। तो यहाँ पर उतना ही बड़ा जो शब्द है यह किसी शब्द की स्थिति विशेष हमें स्पष्ट करवा देता है। तो शब्द है राम उतना ही बड़ा है जितना बड़ा की शाम है। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि राम उतना ही बड़ा है जितना बड़ा की शाम है। तो यहाँ पर जो इसकी स्थिति है यह हमको स्पष्ट करवाती है कि ये दोनों समान है। राम उतना ही बड़ा है जितना बड़ा की शाम है, यह स्थिति हमको स्पष्ट करवा देती है। तो एग्जाम के अंतर्गत ये शब्द समागम हैं जो प्रयोग में लिए जाते हैं, और इनको समझना महती आवश्यक है। प्रिय मित्रों, इसके बाद में अगली जो जानकारी इसके अंतर्गत आती है, उतना ही बड़ा के बाद अगली जानकारी आती है उतना बड़ा नहीं है। उतना बड़ा नहीं है, तो उतना बड़ा नहीं है, तो नहीं है का शाब्दिक अर्थ हो जाता है, स्थिति यहाँ पे हो जाती है असमान, यानी कि दोनों बराबर नहीं है। उतना बड़ा नहीं है, उतना बड़ा नहीं है, और ये हमको समझना है। जैसे कि उसने हमसे कहा कि ए उतना बड़ा नहीं है, ए उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा की बी है। तो ए उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा की बी है। ए उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा की बी है। तो हमें यह देखना है कि ए उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा की बी है। तो प्रिय मित्रों, इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि ए उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा की बी है। तो इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि बड़ा कौन है, बी, और छोटा कौन है, ए। तो दोनों की जो स्थिति है बिल्कुल अलग अलग है, और यह हमें समझना है। तो शब्दों के समागम के अंतर्गत जिन शब्दों का अध्ययन हमने आज किया, प्रिय मित्रों, वो शब्द थे, एक बार पुनः अपने माइंड में सेटअप करेंगे। वो शब्द थे लेकिन, किंतु, परंतु, और, जो कि, जबकि, केवल, मात्र, ओनली, से बड़ा, से छोटा, के बराबर, उतना ही बड़ा, जितना बड़ा की, मध्य वाला, बीच वाला, पड़ोसी, के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के बाएं, के दाएं।
ये जो स्थिति है ये हमें पूरी तरह अपन को किसी चीज़ को स्पष्ट करती है, और कोई भी चीज़ स्पष्ट होने के बाद अपने आप में बेहतरीन तरीके से अपन उसको लिख पाते हैं। अब उसके बाद में आगे की जो जानकारी आती है वो आती है बायां दायां, आगे पीछे, ऊपर नीचे। तो बायां दायां, आगे पीछे और ऊपर नीचे की जो स्थिति होती है उसे भी हमें बेहतरीन तरीके से समझना होता है। तो बायां दायां, आगे पीछे, ऊपर नीचे, ये एक शब्द समागम है और इस शब्द समागम को समझना परम आवश्यक होता है। प्रिय मित्रों, आज हमने जिस चीज़ की बातें की वो चीज़ें हैं शब्दों का खेल, और इसके अंतर्गत हमने पढ़ा है लॉजिकल यानी कि तार्किक, और तार्किक यानी कि तर्क, और तर्क यानी वास्तविक, और वास्तविक यानी कि सत्यता। तो लॉजिकल एबिलिटी के अंतर्गत, तार्किक योग्यता के अंतर्गत, मानसिक योग्यता के अंतर्गत हमने शब्दों का समागम पढ़ा है, और शब्दों के समागम के अंतर्गत हमने सबसे पहले जो शब्द पढ़े वो शब्द थे लेकिन, किंतु, परंतु, और, जो कि, जबकि, केवल, मात्र, ओनली, से बड़ा, से छोटा, के बराबर, उतना ही बड़ा, जितना बड़ा की, मध्य वाला, बीच वाला, पड़ोसी। ये जो शब्द हैं इन शब्दों की स्थिति हमें पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए। एक बार पुनः अपन इसको रिपीट करते हैं, ध्यान से सभी सुनेंगे। अपन को इस चीज को बेहतरीन तरीके से समझना है क्योंकि प्रतियोगिता के हिसाब से ये सभी शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं और परम आवश्यक हैं। तो अपना जो शब्द है सबसे पहले आता है लेकिन, किंतु, परंतु, और। लेकिन, किंतु, परंतु, और की श्रृंखला के अंतर्गत हमें पता है कि लेकिन, किंतु, परंतु, और ये जो शब्द हैं, शब्दों का जो समागम है यह स्पष्ट कर देता है कि लेकिन, किंतु, परंतु, और जो शब्द हैं फर्स्ट पर्सन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे कौन है? ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। शब्दों की श्रृंखला के अंतर्गत, शब्दों के समागम में हम समझ पा रहे हैं कि ए बी से बड़ा है। तो हमने यहाँ पे लिखा है ए बी से बड़ा है लेकिन, लेकिन का शाब्दिक अर्थ है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है? ए। लेकिन सी से छोटा है। तो सी से छोटा कौन है? ए। तो मध्य वाला कौन है? ए। बीच वाला कौन है? ए। सबसे बड़ा कौन है? सी। सबसे छोटा कौन है? बी। और हमें ये समझना है। उसके बाद में दूसरी जो जानकारी यहाँ पे आती है प्रिय मित्रों, वह आती है जो कि, जबकि। अब जो कि, जबकि जो शब्द है, यह शब्द जो प्रयोग लिया जाता है, यह प्रयोग लिया जाता है पास वाले व्यक्ति के लिए। जैसे उसने शब्द प्रयोग किया कि ए बी से बड़ा है जो कि सी से छोटा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि ए बी से बड़ा है। ये पहली जानकारी है, ए बी से बड़ा है। तो बड़ा कौन है? ए। किससे बड़ा है? बी से। तो छोटा कौन होगा? बी। किससे छोटा है? ए से। यह प्रथम जानकारी है। आगे उसने हमसे कहा जो कि सी से छोटा है। तो जो कि शब्द आता है प्रिय मित्रों पास वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पर पास वाला व्यक्ति कौन है? बी। जो कि सी से छोटा है, तो सी से छोटा भी कौन है? बी। यानी कि ए बी से क्या है? बड़ा। और सी से छोटा कौन है? बी। तो यहाँ पर जो दोनों ये व्यक्तित्व हैं, दोनों जो व्यक्ति हैं ए और सी, ये दोनों बी से क्या हैं? बड़े। यहाँ पर हमें ये तो पता लग रहा है कि ये दोनों बी से बड़े हैं, लेकिन इन दोनों में कौन बड़ा है वो स्पष्ट नहीं है। लेकिन सबसे छोटा कौन है प्रिय प्रतियोगी? तो सबसे छोटा यहाँ पर कौन है? बी यहाँ पर सबसे छोटा है, और हमें यही देखना है। उसके बाद में अगली जो जानकारी यहाँ पर आती है कि शब्द समागम के अंतर्गत हमें इसे समझना है। तो पहली जानकारी थी लेकिन, किंतु, परंतु, और। दूसरी जानकारी थी जो कि, जबकि। अब तीसरी जानकारी जो अपन पढ़ने वाले हैं प्रिय मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से। तो तीसरी जो जानकारी है प्रिय विद्यार्थियों, वह जानकारी है केवल, मात्र, ओनली। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि केवल, मात्र, ओनली शब्द किसी समूह विशेष में से किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी स्पष्ट कर देते हैं। केवल, मात्र, ओनली शब्द किसी समूह विशेष में से किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी स्पष्ट कर देते हैं, और हमें यही समझना है कि जानकारी को किस प्रकार से स्पष्ट कर देते हैं। प्रिय मित्रों, जैसा कि अपन जानते हैं, यहाँ पे अपन से कह रहा है कि 5 मित्र हैं और 5 मित्र हैं ए बी सी डी ई। इन 5 व्यक्तियों की, 5 मित्रों की जानकारी हमें दी गई है कि ये बड़े में, क्रम में, बड़े से छोटे और छोटे से बड़े किस प्रकार से हैं। तो इन्होंने पहली जानकारी हमें दी प्रिय मित्रों, ए केवल डी से बड़ा है। ए केवल डी से बड़ा है। पूरे व्यक्ति कितने हैं? 5। और इन 5 व्यक्तियों में
ए केवल किससे बड़ा है? डी से बड़ा है। तो मैंने जैसा कि आपसे कहा कि केवल शब्द किसी समूह विशेष में से किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी स्पष्ट कर देता है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा ए केवल डी से बड़ा है। केवल शब्द किसी समूह विशेष में से किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी स्पष्ट कर देता है। और हमें इसी चीज को फोकस करना है, इसी चीज को ध्यान देना है, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये हमारे रीजनिंग के हर टॉपिक में काम में लिए जाते हैं। शब्दों की श्रृंखला, शब्दों का आधार वही रहता है, केवल परिवर्तित होता है तो प्रश्नों में नाम परिवर्तित होता है, वरना शब्दों की श्रृंखला यही रहती है। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रिय मित्रों, लेकिन, किंतु, परंतु, और, जो कि, जबकि, केवल, मात्र, ओनली, से बड़ा, से छोटा, के बराबर, उतना ही बड़ा, जितना बड़ा कि, मध्य वाला, बीच वाला, पड़ोसी, के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के बाएं, के दाएं। यह अपने आप में एक शब्दों का विस्तार है, और जिसकी इन शब्दों के विस्तार पे बेहतरीन पकड़ होती है उसका सवाल गलत नहीं हो सकता प्रिय मित्रों। और हमें तो एग्जाम हॉल में केवल हमारे सवालों को बेहतरीन तरीके से लिखना है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास जितना एग्जाम के प्रति कॉन्फिडेंस रहेगा, जितनी सुपर उसकी अपने टॉपिकों पे कमांड रहेगी, जितना सुपर हिट वो तैयारी करके एग्जाम हॉल में बैठेगा, उतना ही सुपर हिट उसका कॉन्फिडेंट रहेगा, उतना ही कॉन्फिडेंटल रहेगा वो, उतना ही उसका कॉन्फिडेंस रहेगा। और जितना सुपर हिट प्रतियोगी का कॉन्फिडेंस रहेगा उतना ही अच्छा पेपर जाने वाला है, क्योंकि कॉन्फिडेंस उसी का अच्छा होता है जिसने तैयारी की होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई युद्ध होता है तो युद्ध के दौरान जो भी योद्धा होता है वह अंदर से बिल्कुल उसके मन में अशांति पैदा हो जाती है, क्योंकि युद्ध का नियम है जब भी होता है तो युद्ध होने से पहले योद्धा के मन में अशांति पैदा होती है कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। अगर अपन जमाने की बात करते हैं प्रिय मित्रों, तो जमाने के बारे में तो कहा भी गया है कि युद्धों से नफरत और योद्धाओं से प्रेम करती है। युद्धों से नफरत और योद्धाओं से प्रेम करती है। ये कायनात भी एहसासों के साथ गेम करती है। चलो कोई नहीं, अपन बात करते हैं। अपन बात कर रहे हैं शब्दों के समागम में केवल, मात्र, ओनली। केवल, मात्र, ओनली के अंतर्गत हमें 5 व्यक्तियों की जानकारी दी गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रिय मित्रों, केवल शब्द किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी स्पष्ट कर देती है किसी समूह में से। और जब किसी समूह में से किसी एक व्यक्ति विशेष की जानकारी स्पष्ट होती है तो धीरे धीरे सबकी अपन को स्पष्ट जानकारी पता लगने लगती है। जैसा कि उसने कहा कि 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई। इन 5 व्यक्तियों में ए केवल डी से बड़ा है, तो हमने यहां पर लिख दिया कि ए केवल डी से बड़ा है, यानी बाकी सबसे ए क्या है? छोटा। तो सबसे छोटा कौन है? डी। और डी से बड़ा कौन है? ए। तो यह जानकारी हमको बिल्कुल कंफर्म होती है कि इन 5 व्यक्तियों में सबसे छोटा डी है, डी से बड़ा ए है, और बाकी के जो मित्र आने वाले हैं वो सब इनसे बड़े हैं, लेकिन सबसे छोटा कौन है? डी। उसके बाद में आगे जो जानकारी हमको देता है वो कह रहा है ई केवल बी से छोटा है। तो यहां पे हमने लिख दिया कि ई केवल बी से छोटा है। तो ई केवल बी से छोटा है, यानी बाकी सबसे क्या है? बड़ा। तो इन 5 व्यक्तियों की, 5 मित्रों की 2 जानकारी उसने हमको दी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सबसे बड़ा बी, बी से छोटा ए ई, सबसे छोटा डी, और डी से बड़ा ए। अब जो 5 व्यक्ति आने वाला है वो ना ही तो बी से बड़ा हो सकता है और ना ही डी से छोटा हो सकता है। और हम जानते हैं क्रमागत इस व्यवस्था में बी से जो छोटा है ई है और डी से जो बड़ा है ए है, और कोई इनसे इधर छोटा नहीं है डी से और कोई बी से बड़ा नहीं है। तो एक व्यक्ति बच रहा है जो है सी, और सी ई और ए के मध्य में आएगा प्रिय मित्रों। तो अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि मध्य वाला कौन है, तो मध्य वाला सी, सबसे बड़ा कौन है? बी, सबसे छोटा कौन है? डी। ये स्थिति हमें पता होनी चाहिए। मध्य वाला, बीच वाला, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे छोटे से बड़ा, सबसे बड़े से छोटा, ये पूरे शब्दों का एक समागम है, शब्दों की श्रृंखला है, शब्दों का खेल है जो हमें आना परम आवश्यक है। इसके बाद केवल, मात्र, ओनली के बाद जो अगला शब्द समागम हमारे सामने आता है प्रिय मित्रों, वह आता है मध्य वाला, बीच वाला या पड़ोसी। तो मध्य वाला, बीच वाला या पड़ोसी, इसके अंतर्गत भी जो जानकारी अपन से लिखता है उसने हमें लिखा कि ए मध्य में है बी और सी के। ए मध्य में है बी और सी के। तो अपन को ये देखना है कि ए मध्य में है तो बी और सी के मध्य में ए है, ये तो ठीक है, लेकिन ए के बाएं कौन है और ए के दाएं कौन है? तो यहाँ पर ये पहली स्थिति तो ये है और दूसरी स्थिति ये वाली है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से अपन ये तो कह सकते हैं कि मध्य वाला कौन है? ए।
बीच वाला कौन है? ए। मध्य वाला, बीच वाला तो यहां तो पूर्णतः स्पष्ट है प्रिय मित्रों, लेकिन ए के बाएं कौन है और ए के दाएं कौन है, यहां पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। और जहां पर किसी चीज की जानकारी नहीं दी गई है, अपन उस जानकारी को पूरा नहीं कर सकते। अगर वो हमसे पूछता है कि ए के बाएं कौन है, तो ए के बाएं बी भी हो सकता है और ए के बाएं सी भी हो सकता है, यानी कि बी या सी। और प्रिय मित्रों, जो यह शब्द होता है तार्किक योग्यता के अंतर्गत, रीजनिंग के अंतर्गत ज्यादातर ऑप्शनों में अगर लगता है तो जिस ऑप्शन में यह लगता है वह ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो जाता है लॉजिकल जो टॉपिक है उनके अंतर्गत। जैसे कि मैं विवाहित हूं, यह जानकारी आपको नहीं है, और मैं अविवाहित हूं, यह भी जानकारी आपको नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में अगर पुरुष विवाहित भी होता है तो ना ही तो वह मांग में सिंदूर लगाता है और ना ही हाथ में चूड़ियां पहनता है। लेकिन अगर मैं इन दोनों शब्दों को सकारात्मक और नकारात्मक बना के बीच में या शब्द का प्रयोग कर दूं तो यह जानकारी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी। तो जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैं शादीशुदा हूं तो आप नहीं कह सकते, और मैं कहूं कि मैं अनमैरिड हूं ये भी आप नहीं कह सकते। लेकिन अगर जानकारी दी जाए मैं या तो विवाहित हूं और या विवाहित नहीं हूं, तो अब ये जो जानकारी है बिल्कुल स्पष्ट होने वाली है और हमें जानकारी का यही समागम देखना है और इसे ही समझना है। तो प्रिय मित्रों, हम बात कर रहे थे मध्य वाला, बीच वाला, पड़ोसी। अब उसके बाद में शब्दों की इसी श्रृंखला में, शब्दों के इसी समागम में अगला जो शब्द आता है वह आता है प्रिय मित्रों उतना ही बड़ा। उतना ही बड़ा का शाब्दिक अर्थ होता है बराबर। उतना ही बड़ा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है प्रिय मित्रों बराबर। बराबर का मतलब होता है ए उतना ही बड़ा है, ए उतना ही बड़ा है जितना बड़ा की बी है। तो इसका मतलब क्या है? दोनों समान हैं। राम उतना ही बड़ा है जितना बड़ा की श्याम है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? दोनों बराबर है। तो यह उतना ही बड़ा आपके सामने लिख भी रखा है प्रिय मित्रों कि राम उतना ही बड़ा है जितना बड़ा की श्याम है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कि राम उतना ही बड़ा है जितना बड़ा की श्याम है। तो दोनों क्या हैं? समान है। शब्दों की इसी श्रृंखला में अपन जो छठे लेवल का जो यहाँ पे नियम है वह है उतना बड़ा नहीं है। उतना बड़ा नहीं है, तो उतना बड़ा नहीं है का अर्थ हो जाता है असमान। उतना बड़ा नहीं है का अर्थ क्या हो जाता है? असमान। और हमें यह समझना है प्रिय मित्रों। तो उतना बड़ा नहीं है, राम उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा की श्याम है। तो बड़ा कौन है? श्याम है। राम उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा की श्याम है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं राम उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा की श्याम है। ए उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा की बी है। ए उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा की बी है। तो ए उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा की बी है। तो बड़ा कौन है? बी। छोटा कौन है? ए। छोटा कौन है? ए। और बड़ा कौन है? बी। तो शब्दों की श्रृंखला के अंतर्गत जो हमने आज पढ़ा प्रिय मित्रों वो हमने पढ़ा है लेकिन, किंतु, परंतु, और, जो कि, जबकि, केवल, मात्र, ओनली, से बड़ा, से छोटा, के बराबर, उतना ही बड़ा, जितना बड़ा की, मध्य वाला, बीच वाला, पड़ोसी। ये शब्दों की श्रृंखला जिस प्रतियोगी की अच्छे तरीके से कमांड पे है, बेहतरीन उसको आती है, बेहतरीन उसकी ग्रिप है, मैं दावा करता हूं कि आप बेहतरीन तरीके से एग्जाम हॉल में एक्सीलेंस तरीके से हर प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। क्योंकि जानकारी जब तक हमारी स्पष्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, पूर्णतः हमको नहीं आती है, हम उस टॉपिक के अंतर्गत उन सवालों का स्पष्ट तरीके से आंसर नहीं दे पाते हैं। क्योंकि जब ये शब्द आते हैं तो कई प्रतियोगी कंफ्यूज हो जाते हैं। और रीजनिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत, तार्किक योग्यता के अंतर्गत अगर किसी प्रश्न में आप कंफ्यूज होते हैं, संदेहात्मक स्थिति में हैं, तो आपका स्पष्ट आंसर नहीं आ सकता है। इसलिए स्पष्ट आंसर की आवश्यकता के लिए हमें इन शब्दों का सही योजना, इनकी कार्य योजना हमें बेहतरीन तरीके से समझने की आवश्यकता है। तो प्रिय मित्रों, ये आज का हमारा प्रथम जो प्रारंभिक जो हमारे शब्दों का समागम था वो हमने समझा है। इसी शब्दों के समागम के अंतर्गत आगे जो अपन इसमें पढ़ेंगे तो यहां पे एक स्थिति आती है प्रिय मित्रों। स्थिति आती है आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे। ये आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे, अगर ये स्थिति भी आप समझ पा रहे हैं तो अपने आप परफेक्ट तरीके से अपने आप को अपन लिख पा रहे हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, ये हमने शब्द पढ़े हैं लेकिन, किंतु, परंतु, और, जो कि, जबकि, केवल, मात्र, ओनली, से बड़ा, से छोटा, के बराबर, उतना ही बड़ा, जितना बड़ा की, मध्य वाला, बीच वाला, पड़ोसी, के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के बाएं, के दाएं। ये जो शब्द हैं ये शब्द
हर प्रश्न में आपको मिलेंगे, जैसे कि क्रम व्यवस्थीकरण, बैठक व्यवस्थीकरण, पजल जिसको आप कहते हैं पहेली परीक्षण, वर्णमाला, कोडिंग डिकोडिंग, श्रृंखला, सादृश्यता, वर्गीकरण, लुप्त संख्याओं को भरना, संख्याओं के रूप में कूट लेखन, उसके अलावा डायरेक्शन टेस्ट, कैलेंडर, घड़ी, हर जगह यहां पर आपके ये शब्द प्रयोग में आएंगे। और जो शब्द हमारे एग्जाम में प्रयोग में आ रहे हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट हैं और महत्वपूर्ण जानकारी हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से होनी चाहिए। प्रिय मित्रों, आगे अपन बात करते हैं। तो आगे अपन बात कर रहे हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में प्रकृति ने दो भाग बनाए। प्रकृति बनी तो मानव बना, और मानव बना तो मानव का दायां बायां बना, और दायां बायां जो बना वो हमको आना चाहिए। मैं आपके सामने इस प्रकार से खड़ा हूं और आप मेरे पीछे इसी प्रकार से बैठे हुए हैं। तो यहां पर जो मेरा शरीर है, मेरे शरीर के दो भाग हैं। एक भाग है प्रिय मित्रों दायां, एक भाग है बायां। मेरा शरीर दो प्रकार से काम करता है, एक मेरा भाग है दायां, एक भाग है बायां। यानी कि हमारे शरीर के अंतर्गत दो पार्ट होते हैं, और ये जो पार्ट हैं इनके अंतर्गत हम जानते हैं कि हमारे शरीर का एक भाग सुपर तरीके से काम करता है, मजबूत तरीके से काम करता है, और जो दूसरा भाग है उतनी मजबूती से काम नहीं करता है जितनी मजबूती से एक भाग काम करता है। तो जो हमारा शरीर का भाग है, जो मजबूती से काम करता है, दमदार तरीके से काम करता है, वो भाग है हमारा दायां, वो भाग है हमारा दायां। तो इधर जो हमारा भाग है वो तो होगा दायां, और दायां का जो शाब्दिक अर्थ होता है प्रिय मित्रों वह होता है दमदार, क्योंकि हमारा जो दायां हाथ है वह दमदार तरीके से काम करता है। और इधर जो हमारा हाथ होने वाला है वो हाथ होगा हमारा बायां, और जो बायां हाथ होता है दाएं हाथ की अपेक्षा इतना मजबूत नहीं होता है, इसलिए इसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है बेकार। तो जो हमारा दायां हाथ है वो दमदार होगा, और जो हमारा बायां हाथ है वो बेकार होगा। अब इसके अंतर्गत एक श्रृंखला आती है, एक श्रेणी आती है, एक समूह आता है, एक वर्ण आता है, और वर्णों के समागम में जो हमसे पूछा जाता है प्रिय मित्रों, पूछा जाता है दायां और बायां। जैसे आपके सामने मैं अल्फाबेट लिखता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये जो हमारा अल्फाबेट का क्रम है, हमारे जो वर्ण की व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अंतर्गत हमसे पूछा जाता है प्रिय मित्रों बाएं से, दाएं से, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, समान स्थिति, असमान स्थिति, इन संदर्भ में हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन प्रश्नों का हमें बेहतरीन तरीके से आंसर आना चाहिए। तो उन प्रश्नों के आंसर के लिए प्रिय मित्रों सबसे प्रथम जो आवश्यकता है वो हमें इसके दाएं बाएं की पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें इसके दाएं बाएं की पूर्णतः जानकारी है तो हम इसको बेहतरीन तरीका से लिख पाएंगे, बेहतरीन तरीके से स्थापित कर पाएंगे। तो प्रिय मित्रों, एक हमारा पक्ष है दायां, एक हमारा पक्ष है बायां। दायां का शाब्दिक अर्थ है दमदार और बाएं का शाब्दिक अर्थ है बेकार। हमारा जो शरीर है, हमारा जो मानव भाग है, मानव भाग के अंतर्गत हमारे दो भाग हैं, एक भाग है दमदार, एक भाग है बेकार। ऐसा कहा जाता है, एक शब्द बनता है अर्ध, अर्ध का शाब्दिक अर्थ होता है आधा, और अर्ध से बनता है अर्धांश, अर्धांश का शाब्दिक अर्थ होता है आधा अंश। तो अर्धांश और अर्ध शब्द से एक शब्द बना है जिसको अपन कहते हैं अर्धांगिनी, और अर्धांगिनी का शाब्दिक जो अर्थ होता है प्रिय मित्रों वो होता है पत्नी। और एक जो पत्नी होती है अपने पति का आधा भाग होती है, लेकिन आधा जो भाग होती है वह शरीर से नहीं होती है, निर्णय लेने से होती है। तो चलो मित्रों बात करते हैं, एक पक्ष है हमारा दायां, एक पक्ष है बायां। तो अगर हमसे पूछा जाता है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, तो दाएं से कहां से शुरू करेंगे प्रिय मित्रों? जेड से। और अगर हमें कहा जाता है बाएं से, तो बाएं से कहां से शुरू करेंगे प्रिय मित्रों? ए से। जो हमारा बाएं से है इसे अपन ऐसा भी लिख सकते हैं आगे से। जो हमारा बाएं से है प्रिय मित्रों इसे अपन आगे से भी लिख सकते हैं, और जो हमारा दाएं से है इसे अपन प्रिय मित्रों पीछे से भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा आगे से है उसे अपन ऊपर से भी लिख सकते हैं प्रिय मित्रों, और जो हमारा पीछे से है उसे हम नीचे से भी लिख सकते हैं प्रिय मित्रों। तो हमें पहले तो ये जानकारी स्पष्ट करनी है, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, बाएं से, दाएं से। जैसे ही हमारी स्थिति स्पष्ट होती है तो हमें इनसे पूछे गए प्रश्नों का सही हल भी अपन ज्ञात कर पाते हैं। तो यहाँ पे प्रिय मित्रों अपन जो बात कर रहे हैं अल्फाबेट के अंतर्गत, वर्ण के अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं बाएं से, दाएं से, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से। जैसे कोई शब्द यहाँ पे उसने ले लिया, शब्द है के, और आपसे कहा कि के बाएं किधर जाना है, तो प्रिय मित्रों आपको एक सामान्य सी मैं जानकारी दूं कि यहाँ पर हमें कहा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला का बायां और अंग्रेजी वर्णमाला का दायां, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला का दायां बायां बाद में होता है, पहले दायां बायां व्यक्ति के स्वयं का होता है। अगर व्यक्ति के स्वयं के दाएं बाएं की बात करूं तो मैं इस अल्फाबेट के सामने इस प्रकार से खड़ा हूं और आप इस प्रकार से बैठे हुए हैं, तो यहाँ की जो स्थिति है दायां और बायां,
तो दाएं बायां व्यक्ति के स्वयं का होता है, और दाएं बाएं व्यक्ति का जो स्वयं का होता है वो हमें समझना परम आवश्यक होता है। जैसा कि मैं आपसे बात करूं, आपसे कहा जाएगा कि के आगे, तो के आगे अपन जाएंगे तो के आगे का मतलब है ए की ओर, और अगर अपन से कहा जाए कि के पीछे, तो के पीछे अपन जाएंगे जेड की ओर। उसी प्रकार से अगर हमें कहा जाता है के ऊपर, तो के ऊपर अपन जाएंगे ए की ओर, और अगर हमें कहा जाता है के नीचे, तो के नीचे अपन जाएंगे जेड की ओर। उसी प्रकार से हमें कहा जाता है के बाएं, तो के बाएं अपन जाएंगे ए की ओर, और यदि हमें कहा जाता है के दाएं, तो के दाएं अपन जाएंगे जेड की ओर। तो शब्दों के समागम के अंतर्गत हमें ये सभी चीज बेहतरीन तरीके से आनी चाहिए, और अपन इसी की बात कर रहे हैं। तो प्रिय मित्रों, अपन जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के बाएं, के दाएं। आशा करता हूं मैंने जो चीज आपको समझा पा रहा हूं आप बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। और प्रिय मित्रों, कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। साइंस कहता है, विज्ञान कहता है कि सभी ने अपने मस्तिष्क की एक चेतना स्थापित कर रखी है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति में लगन, अदम्य साहस, समर्पण, श्रद्धा अगर पूरा दिल से है, पूरी भावनाओं से है, तो उसके परिणाम स्पष्ट आते हैं, बेहतरीन आते हैं। आप सभी इस चीज को बेहतरीन तरीके से समझे होंगे, ऐसी मेरी आकांक्षाएं हैं, ऐसी मेरी आशाएं हैं। आप सभी को मेवाड़ सिरमौर लक्ष्य संस्थान की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन, धन्यवाद। मैं पुनः आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमात नहीं देखा करते, और जिन्हें ललक है पाने की दिन रात नहीं देखा करते। आप सभी का पुनः अभिवादन, धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।